आज अध्ययन आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप लगातार गौरव ज्ञान एकेडमी के परिवार के साथ जुड़ रहे हैं और लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आगे भी आप मेरा ऐसा सहयोग करते रहेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कुछ और अच्छा करने के लिए, आपके लिए कुछ और अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए, है ना। तो लगातार आप मेरा सहयोग करते रहिए। तो आज मैं गयासुद्दीन बलबन के विषय में बात करूंगी जो 1265 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसके अलावा मैं इसमें बात करूंगी उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके समक्ष क्या चुनौतियां आई, बलबन के कार्य में हम उसके राजत्व सिद्धांत या किंगशिप थ्योरी इसको बोलते हैं, ठीक है, इस पे बात करेंगे। इसके बाद तुर्के जहलकानी का उसने किस तरह से समाप्ति किया और विभिन्न विद्रोहों में कैसे रक्त और लौह की नीति अपनाई, दीवान अर्ज का गठन, गुप्तचर विभाग का गठन, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम बलबन का मूल्यांकन भी करेंगे कि वो कहाँ तक सफल रहा एज ए सुल्तान, ठीक है ना। तो प्रारंभ करने से पूर्व स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं नितिका सिंह। तो चलिए आज अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक कोट देख लेते हैं डेली की तरह, जो हमारे क्लास जब भी स्टार्ट होती है ना। देखिए, सफलता की कुंजी यह है कि आप जो करना चाहते हैं उसे पूरे जुनून और समर्पण के साथ करें। असफलता केवल एक अवसर है, दोबारा और अधिक समझदारी से करने का प्रयास करें। यह कथन है हेनरी फोर्ड का। देखिए, यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया अगर आप असफल होकर के आप काम ही छोड़ दें तो आपको सफलता तो कभी नहीं मिल सकती है। देखिए, इसका एक उदाहरण ऐसे आप समझ सकते हैं। हम सब थॉमस एडिसन को जानते ही होंगे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने 1000 बार प्रयास किया था, यानी कि 999 बार वो फेल हुए थे। और अगर वो पहली बार या दूसरी बार या इतने पूरे टाइम में वो छोड़ देते तो शायद वो आज तक हम उन्हें जान भी नहीं पाते। तो 999 बार फेल होने के बाद उनको सफलता मिली 1000वें बार, ठीक है। तो इस तरीके से, और आप अपने लाइफ से भी उदाहरण लीजिए। आपने जब साइकिल सीखी होगी, कितनी बार आप गिरे होंगे, लेकिन आपने सीखा। हाँ, हो सकता है कोई किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा हो, किसी को कम, लेकिन हमें उसी प्रोसेस में करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं था कि हमने छोड़ दिया। तो उसी तरीके से हर चीज़ में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, अपने लाइफ में कैरियर आगे बढ़ाना है, तो हमें कभी गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते ही जाना है। तो अब आ जाते हैं गयासुद्दीन बलबन का प्रारंभिक जीवन में। इसने बलबनी वंश की स्थापना की थी। देखिए, डॉक्टर आदर्शवादी लाल श्रीवास्तव का कहना है कि बलबन जो है वो इल्बरी तुर्की था, इल्तुतमिश की भांति, ठीक है। डॉक्टर आदर्शवादी लाल श्रीवास्तव में लिख देती हूँ, AL। ये इल्बरी तुर्क ही था। इसके अलावा ये इसके जो पिता थे वो 10,000 परिवारों के खान थे। खान एक अच्छा पद हुआ करता था। तो इस तरह से इसका अच्छा पालन पोषण हुआ था। लेकिन बाद में क्या इनके बारे में पता चलता है, बलबन के बारे में, कि मंगोलों के द्वारा इसे गुलामों के बाजार में बेच दिया जाता है, ठीक है। और बेचने के बाद ये इसको जो खरीदता है उसका नाम होता है जमालुद्दीन बसरी, ठीक है। जमालुद्दीन बसरी के द्वारा इसे खरीदा जाता है। ये नाम है, जमालुद्दीन बसरी के द्वारा इसे खरीद लिया जाता है। और इसके बाद वो गुजरात के रास्ते से ला करके इसे बेचता है यहाँ पर दिल्ली में, ठीक है। और इल्तुतमिश ग्वालियर की विजय के बाद 1232-33 ईस्वी में इसको खरीदता है, यानी कि बलबन को। और इस तरीके से इसे जो है खासदार का पद प्रदान करता है इल्तुतमिश, ठीक। इल्तुतमिश के द्वारा इसे खासदार का पद दिया जाता है, इसकी योग्यता से प्रभावित होकर, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए ये लगातार पदोन्नति करता जाता है। रजिया के समय इसे अमीर ए शिकार का पद दिया जाता है। रजिया के समय अमीर ए शिकार, ठीक है, अमीर ए शिकार का पद दिया जाता है। देखिए, रजिया के विरुद्ध जब षड्यंत्र होता है तो उसमें बलबन भी शामिल होता है। उसके बाद सुल्तान कौन बनता है? बहराम शाह। तो बहराम शाह ने इसे पद दिया होता है अमीर आखुर का। बहुत महत्वपूर्ण पद बहराम शाह के समय इसे मिल जाता है। देखिए, लगातार ये अपनी उन्नति करता जा रहा है, ठीक है। बहराम शाह के समय इसको मिल जाता है अमीर ए आखुर का पद, अमीर ए आखुर का पद मिल जाता है। इसके बाद इसे रेवाड़ी की जागीर भी मिलती है। और बदरुद्दीन शंकर रूमी जो कि एक वजीर होता है, बलबन के ऊपर विशेष कृपा होती है जिसकी वजह से उसको हांसी की भी जागीरदारी दे दी जाती है। तो इस तरीके से वो लगातार पदोन्नति करता जाता है। अब हमें पता है, मैंने पहले भी आपको इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी पढ़ा दिया है और उम्मीद है कि आपने देखा होगा। तो बहराम शाह के बाद जब अलाउद्दीन मसूद शाह बन जाता है तो उस समय वजीर बनते हैं
मुहाजिबुद्दीन, ठीक है ना। तो मुहाजिबुद्दीन और अन्य सरदारों के मध्य जो है झगड़े हो जाते हैं, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बनता है अबू बकर, जो कि वजीर बनता है, वो थोड़ा सरल प्रवृत्ति का होता है और उसने नायब जैसे पद, अच्छा देखिए, नायब ममलिकात का जो पद होता था वो बहुत शक्तिशाली था। इसमें सुल्तान केवल नाम मात्र के लिए एज ए शासन तो दिखता तो था कि सुल्तान का शासन है, लेकिन सारी शक्तियां नायब ममलिकात में होती थी। यानी सारी जो राजकार्य या प्रशासनिक कार्य जो भी है, सारी शक्तियों का उपभोग वो नायब ममलिकात करता था। तो देखिए, नायब ममलिकात का पद बहुत ही शक्तिशाली पद रहा है सुल्तानों के समय पे, जो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब जब अबू बकर बन जाता है तो वो नायब का पद नहीं बनाता है और इसको नियुक्त करता है, यानी कि बलबन को नियुक्त कर देता है अमीर हाजिब के पद पर, अबू बकर। तो देख लेते हैं। अब अमीर हाजिब का पद प्राप्त करने के बाद, चूंकि अबू बकर बहुत सरल प्रकृति का था, तो सारे जो शक्तियों का उपभोग था वो बलबन के ही द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अबू बकर जो है शासन सत्ता पे इतना ध्यान नहीं दे पाता है, उधर तुर्की सरदारों का भी आपस में झगड़ा चल रहा होता है, तो बलबन का उद्देश्य था कि इन जो तुर्की सरदारों के आपस में झगड़े चल रहे थे, इनका ध्यान हटा करके शक्तियों का केंद्रीकरण किया जाए, ठीक है। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य था। तो इसने क्या किया, बलबन ने राजपूतों और मंगोलों की तरफ इनका ध्यान भटका करके अपने पास शक्ति की और फिर शासन सत्ता को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने लग गया। इस तरीके से इसका ये काम था। लेकिन अब देखिए, ये लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से पदोन्नति करता जा रहा है और लगातार ये शक्तिशाली बनता जा रहा है। अब क्या होता है, 1253 के आसपास राहयान, देखिए 1253 के आसपास राहयान इन्हीं की तरह एक गुलाम सरदार होता है, 12 राहयान उसका नाम होता है, ठीक है। राहयान, इसके साथ अन्य तुर्की गुलाम सरदार चूंकि ईर्ष्या करने लग जाते हैं बलबन से, इसके साथ एकत्र होकर के इसको हटाने का प्रयास करते हैं, बलबन को। तो एक वर्ष के लिए बलबन इस पद से हट जाता है और वो साइड में हो जाता है और इस तरह से राहयान के साथ पास जो है समस्त शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन अब जो है विद्वेष इसके विरुद्ध भी होने लगता है, तो पुनः बलबन इस चीज का लाभ उठाकर पुनः बलबन अपने हाथ में शक्ति लेता है और इस तरीके से एक वर्ष के लिए वो अलग शासन सत्ता से अलग हट जाता है। अब देखिए किस तरीके से वो सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज और देखिए, 1249 में, ठीक है, 1249 में नासिरुद्दीन महमूद, जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है, नासिरुद्दीन महमूद, उसके साथ अपनी पुत्री का ये विवाह कर देता है, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का ये विवाह कर देता है, जिसके बाद बलबन को उलुग खान की उपाधि और नायब ममलिकात का पद दिया जाता है। फिर से देखिए, नायब ममलिकात बहुत शक्तिशाली पद है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि नासिरुद्दीन महमूद एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसकी वजह से वो सारा जो शासन का उपभोग किया वो बलबन ने ही किया। तो इस तरह से बलबन को उलुग खान की उपाधि मिल जाती है, उलुग खान की उपाधि मिलती है और नायब ममलिकात का पद मिल जाता है, ठीक है। नायब ममलिकात का पद मिल जाता है। अब देखिए क्या होता है, ये फिर 1253 की ये घटना मैंने भी बताया, ये हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अन्य तुर्की गुलाम सरदारों को जो विरोध कर सकते थे बलबन का, उनको धीरे धीरे समाप्त करता है कुचक्रों के माध्यम से। मतलब उसने हर तरीके अपनाए, कहा जाता है जहर का प्याला, षड्यंत्र, कुचंत्र सब उसने अपनाया और इस तरीके से वो अन्य अपने जो विरोधी होते हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करके देखिए एक नॉर्मल तुर्की गुलाम सरदार से वो दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर काबिज हो जाता है। तो इस तरीके से वो बैठता है 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर और वो सुल्तान बन जाता है। अब देखिए उसके सामने प्रारंभिक चुनौतियां क्या क्या थी। देखिए, मैंने अभी बताया था नासिरुद्दीन महमूद के समय में बलबन किस तरीके से अच्छे पद पर पहुंच जाता है और शासन सत्ता का उपभोग भी वही करता है। इवन ये कहा जा सकता है कि 20 वर्ष तक उसने शासन किया था, लेकिन सत्ता पर बैठते ही उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक तो हम देखते हैं सुल्तान की प्रतिष्ठा नष्ट हो चुकी होती है। कहने को नाम मात्र के लिए सुल्तान तो दिखता है दिल्ली की गद्दी पर, लेकिन उसके शासन सत्ता का उपभोग कोई अन्य व्यक्ति ही कर रहा होता है। ये हम इल्तुतमिश के बाद लगातार ये चीज देख रहे हैं, ठीक है। रजिया के समय थोड़ा उसने प्रयास किया शक्तियों को केंद्रित करने का, लेकिन 4 वर्ष के पश्चात वो जो है
वो भी असफलता हमें दिखती है कि ऐसा कुछ भी दिल्ली की सत्ता पे शक्ति केंद्रित होती हुई हमें नहीं दिखती है। अब हम देखते हैं कि बलबन जो है किस तरीके से इस चुनौतियों से निपटता है, ये आगे हम बात करेंगे। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना। सुल्तान के जो एक भय होता था या सुल्तान के जो कार्य होते थे, भय होता था, उसको दिल्ली की जनता या आसपास की जो प्रजा थी वो बिल्कुल भूल चुकी थी, उसको पुनः स्थापित करना। इसके अलावा जो अन्य आसपास विद्रोह, देखिए सुल्तान की प्रतिष्ठा को मैं लिख देती हूँ, सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें होगा जो दोआब में, दोआब, कटेहर, अमरोहा, ठीक है, बदायूं, राजपूतों के विद्रोह को दबाना, ठीक है, विद्रोह को दबाना। इसके अलावा तीसरा चैलेंज इसके सामने ये था, मंगोलों के आक्रमण को रोकना। तीसरा चैलेंज इसके सामने था। देखिए बच्चों, हो सकता है आपको ये सब चीज़ें अभी शुरुआत में बड़ी प्रॉब्लम देगी याद करने में या उसको चीज़ों को समझने में, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आराम से एक कहानी की तरह स्मूथली आपको याद होगा। हाँ, लेकिन लगातार आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि बिना रिवीजन के तो वहाँ आंसर राइटिंग होगी नहीं। अब पहले की तरह तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप तो होगा नहीं कि बस आप गए टिक कर आए, वहाँ तो आधी अधूरी नॉलेज से भी काम चल जाता है। लेकिन जब आपको लिखना होता है ना, तो वहाँ पे इतनी अच्छी आंसर राइटिंग आपको करके आना है ताकि आपको अच्छे से नंबर्स मिलें। क्योंकि अगर आप अच्छी आंसर राइटिंग, नॉलेज होने के बाद भी कई बार क्या होता है, अच्छी आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से नंबर्स नहीं गेन होते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। तो बड़ा चैलेंज है आपके सामने, आपके पास कई सब्जेक्ट हैं, तो अभी से निरंतर तैयारी करते रहिए, नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा। और अगर केवल ये लक्ष्य है कि पास हो जाना है, तब तो फिर उसमें कुछ भी मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। तो मंगोल आक्रमण को रोकना तीसरा पॉइंट हो गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। नासिरुद्दीन महमूद के समय बंगाल ने फिर से विद्रोह कर दिया था, यानी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। बंगाल एक ऐसा शैतान बच्चा है अपने पिता का, यानी दिल्ली सल्तनत उसका फादर, और ये बंगाल एक ऐसा बच्चा है जो लगातार सुल्तानों के समक्ष और खासकर दिल्ली सल्तनत पे तो हम देखते ही हैं, लगातार परेशानी क्रिएट कर रहा है, दिल्ली सल्तनत को लगातार चुनौती दे रहा है। तो ये वो शैतान बच्चा है, ठीक है ना। तो बंगाल के विद्रोह को भी समाप्त करना। इसके बाद हम देखते हैं कि बलबन के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, दिल्ली सल्तनत पे बैठते ही, सत्ता पर काबिज होते ही, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है मेव या मेवातियों के विद्रोह को दबाना। ये एक ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लुटेरे थे या डकैत टाइप के थे, जो कि आ करके दिन में भी नमाज के बाद, दोपहर की नमाज के बाद दिल्ली में आकर के लूटपाट करके और चले जाते थे। तो इनका बड़ा आतंक हो गया था। इतिहासकार बर्नी भी इसकी चर्चा करता है। इतिहासकार बर्नी जो है, मैं लिख देती हूँ, इतिहासकार बर्नी। इतिहासकार बर्नी ये बात बताता है कि इन मेवातियों के भय के कारण दिल्ली के फाटक नमाज की बाद, यानी दोपहर की नमाज के बाद बंद कर दिए जाते थे। लेकिन कई बार तो ऐसा होता था कि महिलाएं जो पानी भरने जाती थी उनको भी लूट लिया जाता था, इवन उनके वस्त्र भी छीन लिए जाते थे और उन्हें नग्न छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से इनका बहुत भय था। तो ये चुनौती भी बलबन के सामने होती है, और सबसे पहले देखिए वो यही काम करता है कि इनके विद्रोह को किस तरीके से वो दबाता है। तो अब हम बलबन के कार्य देख लेते हैं कि क्या क्या कार्य उसने किए। तो अब हम बलबन के कार्य देखते हैं कि उसने क्या क्या कार्य किए, ठीक है, बलबन के कार्य। तो बलबन ने जो सबसे पहला कार्य किया वो था राजत्व के सिद्धांत की स्थापना या सुल्तान के प्रतिष्ठा की स्थापना, ठीक है। राजत्व का सिद्धांत, पहला जो उसने काम किया था वो था राजत्व का सिद्धांत या सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना, ठीक है।
इसके लिए उसने क्या कार्य किया, उसने अन्य उसके जो भी विरोधी थे तुर्की गुलाम सरदार, उनको धीरे धीरे समाप्त किया, चाहे तलवार की शक्ति के द्वारा या जहर के प्याले के द्वारा। इसके बारे में ये दो बात कही जाती है, हो सकता है आपसे वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ उसने के निजामी, प्रोफेसर के ए निजामी का कहना है कि उसने दो चीजें ला के रख दिया यहाँ पर सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए। उसने सुल्तान के पद को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त बताया, ठीक है, यानी दैवी शक्ति के साथ उसने जोड़ा, ईश्वर के द्वारा सुल्तान का पद बताया, पहली चीज। और दूसरी चीज इसमें इसने बताया कि सुल्तान का पद निरंकुश है, ठीक है, सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है अगर उसे अपना सत्ता को सुचारू रूप से चलाना है। देखिए उसने दो चीज यहाँ पर करी इसके उसमें, और ये बात कही है के निजामी ने, ठीक है। तो अ, पद जो है वो ईश्वर की इच्छा के द्वारा पद प्रदत्त है, उसने ईश्वर की इच्छा को शामिल कर दिया। और इसमें सेकंड होगा निरंकुश होना, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, उसने ये दो बात कहा। इसी के आगे बढ़ के उसने कहा कि सुल्तान जो है नियामत खुदाई है, यानी कि ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ उसी का प्रतिनिधि है, यानी कि खुदा का प्रतिनिधि है, नियामत खुदाई। तो ये सब वर्ड आप यूज करिएगा अपनी आंसर राइटिंग में, बार बार बोलती हूँ ये चीजें अगर मैं लिख रही हूँ तो इसको आप यूज करिएगा, ठीक है। अच्छा, वहाँ यहाँ उसका निरंकुशता का मतलब ये नहीं था कि वो अत्याचारी बने और ऐसा। उसने अपने पुत्र बुगरा खान को, बलबन ने ये बात कही है कि सुल्तान का कर्तव्य है कि वो प्रजा के प्रति कल्याणकारी नीतियों को अपनाए, वो प्रजा के लिए ऐसा निरंकुश नहीं होना चाहिए कि उनकी स्थिति और निम्न हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि प्रजा को सुख शांति प्रदान करना है। लेकिन हाँ, उसका मेन उद्देश्य ये था जो सुल्तान का भय जा चुका है उसको पुनर्स्थापित करना। देखिए उसने इसके लिए क्या क्या काम किए। उसने अपने सभी जो प्रशासनिक अधिकारी थे या अन्य लोगों को अन्य लोगों को जिसको इसने नियुक्त किया था, उनके वो ये कहता था, बलबन हमेशा उनको ये निर्देश दिया कि आप जो है ईमानदार रहेंगे, धर्मपरायण रहेंगे जनता के प्रति। इस तरीके से उसने कई सारी नीतियों का प्रतिपादन किया। बलबन ने इस तरीके से लोगों को बताया कि वो बहुत उच्च वंश से संबंधित है। और उसने फिरदौसी की शाहनामा में, देखिए फिरदौसी की शाहनामा में, शाहनामा उनकी रचना है ना, तो शाहनामा में अफरासियाब जो कि बहुत उच्च वंश था, अफरासियाब वंश के वर्णन है शाहनामा में, तो इसी वंश का स्वयं को बताया है। बलबन बलबन ने स्वयं को अफरासियाब वंश का बताया है। और इवन वो इसके अपने आप को इतना महिमा पंडित करता है कि वो इतना अपने आप को इतना उच्च वंश का दिखाता है। अगर वो कहता भी था, उसने इस पे कहा है कि अगर मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देख लेता हूँ तो मेरे जो मस्तिष्क की शिराएं हैं, जो मेरे हाथ की शिराएं हैं, वो अपने आप फड़फड़ाने लगती हैं, और मेरे मुझे इतना जल्दी क्रोध आ जाता है इन्हें देख करके कि मेरा हाथ जो है अपने आप तलवार पर पहुंच जाता है। तो देखिए ये मानसिक खोखलेपन को दर्शाता है। आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने, कोई होता है कुछ पैसे के आधार पर, कुछ लोग अपने ज्ञान के आधार पर, मतलब कोई ना कोई आधार व्यक्ति ढूंढ ही लेता है, और कुछ लोग जाति के, धर्म के, हर ये वर्ग है, आज भी है, ये खूब है समाज में हमारे, कि हम खोज लेते हैं कि उससे हम किस प्रकार से ऊंचे हैं, और कोई ना कोई तरीका हम निकाल ही लेते हैं, और इसमें अपने आप में वाह 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 बड़े खुश होते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम सामान्य मानव है और अपने आप में निरंतर प्रगति करते रहिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किसी को नीचा दिखा करके और किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार करके, ऐसा व्यवहार करके आप कहाँ जाएंगे, तो ये समझने की थोड़ा जरूरत है। तो बलबन ने ये वाली नीति अपनाई कि अपने आप को उच्च वंश का दिखा करके लोगों में ये दिखाया। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ कि बलबन से कोई मिल नहीं सकता था। आप ये देखिए, बलबन से निम्न कोई प्रजा तो छोड़िए, उसके स्वयं के अधिकारी भी उससे डायरेक्ट मिल नहीं सकते थे, उसकी पहले से अनुमति लेनी होती थी, सामान्य प्रजा की तो बात ही जाने दीजिए। तो इस तरीके से बलबन ने अपने चारों इस तरह से महिमा मंडन किया था, और वो मिलता नहीं था। और देखिए इस चीज को उसने अपने व्यवहार में किस तरीके से वो ले आया कि वो दरबार में जब कार्य करता था वो ना हंसता था ना बोलता था, केवल अपने काम पे फोकस करता था। और देखिए उसने अपने आप को इस स्थिति के लिए कितना मजबूत कर लिया, ये सोचने वाली बात है कि जब उसको अपने पुत्र की हत्या का समाचार मिलता है, वो मंगोल आक्रमण पे जब वो मारा जाता है, इसका शहजादा मोहम्मद, वो इतना योग्य पुत्र होता है और वही इसका उत्तराधिकारी होता, इसने नियुक्त किया होता है। लेकिन जब वो भी खत्म हो जाता है, उसको जब मृत्यु हो जाती है, उसकी मार दिया जाता है मंगोलों के द्वारा, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लोगों के सामने वो बिल्कुल नहीं दिखाता है कि वो दुखी है, बल्कि वो लगातार अपने काम करता जाता है। हाँ, ये है कि वो अकेले में जाके रोया करता था, फूट फूट कर रोया करता था। इसका इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है कि फूट फूट कर अकेले में जाकर वो रोया करता था, लेकिन लोगों के सामने उसने अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दिया। इस तरीके से वो कार्य करता था, ठीक है। इसके अलावा उसने ईरानी बादशाह को, इसको लिख देती हूँ मैं,
देखिए, उसने ईरानी बादशाहों को अपना आदर्श बनाया था, अपना आइडियल चुना था। किस तरीके से उसने वहाँ के नौरोज़ त्योहार को यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया करता था। वो नौरोज़ जो त्योहार था वहाँ का, उसे मनाया, ठीक है, नौरोज़ त्योहार को। इसके अलावा उसने सिजदा पैबोसा जो प्रथा थी उसको आरंभ किया, ठीक है, सिजदा पैबोसा को आरंभ किया। इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ सिजदा और पैबोस क्या होता था। सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर सुल्तान का अभिवादन करना, और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के निकट जाकर उसके चरणों को चूमना। तो ये दो प्रथाएं इसने यहाँ पर प्रारंभ की। इस तरीके से उसने वो सारे महिमा मंडन के कार्य किए सुल्तान के लिए जो सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाता था, ठीक है। तो इस तरीके से उसने कार्य किया। इसके अलावा उसने इतने भयानक 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 मीन्स बहुत लंबे चौड़े लोगों को अपने आसपास नियुक्त किया। जब वो निकलता था ना, तो वो नंगी तलवारों ये जो सैनिक थे वो नंगी तलवारों को लिए खड़े रहते थे और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलते थे। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप इमेजिन करिए कि वाकई जब ऐसा सुल्तान निकलता होगा और अफगान के कुछ सैनिक थे जो इस तरीके से उसके आसपास हट्टे कट्टे मोटे ताजे और वो चलते थे, तो किस तरीके का दृश्य रहा करता होगा। मतलब रूह कांप जाती है ऐसा सोच करके भी, कैसा मतलब वो भयानक दृश्य रहा करता होगा। तो इस तरीके से बलबन ने अपने आसपास चीजों को क्रिएट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं तुर्क चहलगानी की समाप्ति, यानी कि वो जो इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी का गठन किया था ना, आपने अगर इल्तुतमिश देखा होगा तो वहां पे मैंने बताया, तो उसी दल की समाप्ति हो जाती है। बलबन ने किया है तुर्क ए चहलगानी की समाप्ति। अच्छा देखिए, बलबन ने इसको क्यों समाप्त किया, जबकि कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के समय जहां ये शासन का आधार बना, बलबन ने इसे समाप्त क्यों कर दिया, ये भी सोचने, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप आराम आराम से चीजें करते जाएंगे ना, सोचते जाइए, बस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को आगे करिए कि किस तरीके से। तो देखिए, आप सोचिए कि बलबन ने ऐसा काम क्यों किया, इसको क्यों समाप्त किया। देखिए, इसको इसलिए समाप्त किया इसने क्योंकि वो स्वयं यहाँ से आया था और इसकी कमजोरियों को जानता था। अरे भाई, अभी तक जितने भी सल्तनत के सुल्तान बन रहे थे, उनको कौन समाप्त कर रहा था या कौन शासन सत्ता को संभाल रहा था? इन्हीं गुलाम सरदारों में से कोई ना कोई एक, इन्हीं गुलाम सरदारों में से हम देखते आ रहे हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने सब में बताया, इन्हीं गुलाम सरदारों में से कोई ना कोई एक उठ करके आता है, सुल्तान को समाप्त करता है और स्वयं सुल्तान बनता है। तो इन्हीं षड्यंत्रों का शिकार जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बन रहे थे। बलबन इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था, और बहुत अच्छी कहावत कही गई है कि घर का बेदी लंका ढाए, ठीक है ना। ये कई कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है, क्योंकि वो उनकी कमजोरियों को घर में रह के उनकी कमजोरियों को बहुत अच्छे से जानता था, मजबूती को भी बहुत अच्छे से जानता था कि ये क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया, इनको समाप्त करना था। तो उसने हर तरीके अपनाए इनको समाप्त करने के लिए। इतना भय बना स्थापित किया ना सुल्तान अपनी, अभी जो मैंने चीजें बताई है पिछले पहले, इस चीज से इतना भय स्थापित कर दिया। एक तो इन्हें समाप्त किया जो इनके इसके बराबर के लोग थे। देखते हैं कि जैसे अवध के सूबेदार, फिर बदायूं के सूबेदार के साथ इसने क्या किया। देखिए, बदायूं में क्या हुआ था, एक जो इक्तेदार था या सूबेदार था, उसने एक दास को पीट कर मार दिया था। उसके फलस्वरूप इसने बलबन ने दंड दिया कि इसको 500 कोड़ों का दंड दिया जाए। कोड़ों के द्वारा उसे फिर मारा भी गया। तो इतना दर्दनाक दंड दिया जाता था। और आपको बताएं कि यहाँ अवध में हैबात खान था, एक इक्तेदार हैबात खान था। उसने एक दास, उसके द्वारा एक दास की हत्या हो गई। तो क्या किया गया, उसको इतना सबके सामने मारा गया था कि वो जीवन भर अपने घर से बाहर नहीं निकला, और कहते हैं वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा उसने जो दास था उसकी विधवा को हालांकि पैसे भी दिए थे, अर्थदंड उसको दिया गया था, वो भी सब कुछ किया था, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे शर्म के बाहर कभी नहीं निकल पाया। तो इतना कठोर दंड भी देता था। किसी ना किसी तरीके से वो तुर्की गुलाम सरदारों को समाप्त करता चला गया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि आगे जो शेर खान, इसका चचेरा भाई होता है, जो मंगोल आक्रमण के जो सीमा होती है वहां पर नियुक्त किया जाता है, उसको भी वो जहर देकर मरवा देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कूटनीति का प्रयोग करता है और तुर्क चहलगानी के समाप्ति कर देता है जो इल्तुतमिश ने बनाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम नेक्स्ट पॉइंट अब सेना का संगठन या दीवाने अर्ज का गठन। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप देखिए, सेना का गठन, ठीक है। इस पद पर किसको बैठाया था, इमादुल मुल्क को, पता होना चाहिए आपको, इमादुल मुल्क। चलिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक शक्तिशाली सत्ता के लिए सेना का गठन आवश्यक होता है। सेना क्यों आवश्यक होती है, क्योंकि अगर हम बलबन के लिए बात करें तो मंगोल आक्रमण का भय था, दूसरा आसपास जो विद्रोह हो रहे थे वो भी भय था। तो इसके लिए सेना का गठन आवश्यक था, जिसके लिए उसने क्या क्या काम किए, योग्य लोगों की नियुक्ति की। इसके साथ ही साथ उसने
सैनिकों के वेतन बढ़ा दिए, उनके प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया। कहा जाता है कि बलबन स्वयं ठंडी की रातों में 1000 घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ निकल जाता था रेवाड़ी तक और बोलता था कि हम शिकार करने जा रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में प्रशिक्षण दिया करता था इस तरीके से अपने सैनिकों को। तो वो स्वयं इस चीज़ के लिए तत्पर था और रेवाड़ी तक वो चला जाता था सैनिकों के साथ में। प्रशिक्षण का प्रशिक्षण हुआ। अगर कोई योजना भी बनाती होती थी, अपने मुख्य जो सैनिक अधिकारी होते थे उनके साथ उन पर वार्ता करके उनको गुप्त भी रखता था। इस तरीके से उसने सेना का संगठन किया। अब उसने इसके साथ क्या किया, जो सैनिकों को हमने देखा ना, एकता व्यवस्था जो इल्तुतमिश के समय से चली आ रही थी, उस एकता व्यवस्था में भी इसने सुधार करने का प्रयास किया। उसने इसकी जांच करवाई कि ये जो जागीरें दी गई हैं या जो ये एकता दी गई है वो कितने योग्य लोगों के पास है। जब इसकी जांच कराई गई तो पता चलता है कि कितनी तो वृद्धों के पास, बच्चों के पास, महिलाओं के पास ये जागीरें थी। तो इस तरीके से वो जागीरें वापस छीन ले जाती हैं। तो ये सुधार करता। लेकिन क्या होता है, ये सुधार किस तरह से असफल सिद्ध होता है। जो ये लोग थे वो फखरुद्दीन के पास, कोतवाल फखरुद्दीन होता है, उसके पास चले जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि देखिए ये जागीरें हमें वापस लौटाई जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले जो मृत सैनिक थे या इक्तेदार थे, ये उन्हीं के बच्चे थे। तो वो लोग जाते हैं और इस चीज़ का जो रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें ये जागीर हमें वापस लौटाई जाए, और फखरुद्दीन के कहने पर इस आदेश को रोक दिया जाता है। तो इसलिए ये कार्य इसका सफल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं सेना का गठन हुआ। और अब आगे हम देखते हैं गुप्तचर विभाग का गठन। ठीक है, गुप्तचर विभाग का गठन बलबन ने क्यों किया। इवन गुप्तचर विभाग का गठन करने के बाद जो जिस लोगों को नियुक्त किया गया, स्वयं उसको नियुक्ति बलबन ही देता था। इसके अलावा उसके इस कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं था। वो अपने पुत्रों के, प्रशासनिक अधिकारियों के, विभिन्न इक्तादारों के, सबके पीछे, इवन प्रजा में भी वो गुप्तचरों को उसने नियुक्त किया, ताकि जो भी जो सीक्रेट्स हों, वो अगर कोई भी षड्यंत्र है वो बलबन के विरुद्ध अगर किया जा रहा है तो वो बलबन को पहले पता चल जाए। इस कारण उसने गुप्तचर विभाग का संगठन किया। और गुप्तचरों को खुले दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी, उनसे पहले से समय लेना पड़ता था और एकांत में जाकर के वो बलबन से ये लोग मिल सकते थे। इस तरीके से उसने अपने कार्यों की पूर्ति के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया, और इसे बरीद बोलते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हम देखते हैं कि अभी मैंने पहले बताया था वो निम्न कुल के व्यक्तियों को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करता था। तो इसी क्रम में उसने क्या किया कि जो नियुक्तियां थी वो उसमें केवल तुर्क मुसलमानों को ही नियुक्त किया, उच्च वंश के मुसलमानों को ही नियुक्त किया। इवन जो भारतीय हिंदू से मुस्लिम्स कन्वर्ट हुए थे उनको भी, जो वो पद से थे, पर थे, बैठे हुए थे, उनको भी उसने हटा दिया। उसने सभी के जो है वंश के बारे में पता लगाया, जो अच्छे अधिकारी थे उनके वंश के बारे में पता लगाया, और अगर कोई भी उसके अकॉर्डिंग कोई भी उसे खोट नजर आती थी तो उन्हें वहां से वो हटा देता था, पद से हटा देता था। और ये बलबन की सबसे बड़ी आलोचना है, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि मंगोलों के कारण तुर्कों से योग्य लोग आ नहीं पाए जिनको वो अच्छे पद पर नियुक्त कर सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि योग्यता का कहीं ना कहीं अभाव रहता है बलबन के शासनकाल में, वो हम आगे देखेंगे। तो इसके गुप्तचर विभाग के बाद से विभिन्न विद्रोहों को उसने किस तरीके से दबाया, ये देखिए। देखिए, मेवों या मेवातियों का जो विद्रोह था, मैंने पहले भी चर्चा किया था। ये इनके विद्रोह को 1 वर्ष के भीतर जो है बलबन ने दबा दिया था। किस तरीके से, उसने आसपास के, दिल्ली के आसपास के जंगलों को साफ करना शुरू करवा दिया। उसने दिल्ली के आसपास के जंगलों को साफ कराया, आसपास उसने किले बनवा दिए, तो जिसकी वजह से लगातार उन पर आक्रमण करते हुए और बड़ी निर्दयता के साथ इनकी समाप्ति की गई। इस तरह से 1 साल के भीतर जो है इनसे सुरक्षा प्राप्त हो सकी दिल्ली। इसमें एक उदाहरण और देखिए आप, कटेहर में बड़ा निर्दयता का व्यवहार किया है बलबन ने। कटेहर में बताया जाता है कि गांव के गांव जला दिए गए, जितने भी पुरुष थे उन सबका जो को मारने का बलबन ने आदेश दे दिया था। तो इस तरीके से ये कटेहर का विद्रोह दबाने के लिए बलबन ने बड़ा निर्दयतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक कार्य किया था। इसके अलावा आसपास के उसने विद्रोहों को समाप्त किया, जो हिंदू सरदारों के द्वारा लगातार जो पहले से उठते चले आ रहे थे उनको समाप्त कर दिया। अब देखते हैं हम बंगाल विजय के बारे में। तो तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में अरसला खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन जब बलबन सत्ता पर बैठता है तो अरसला खान का ही पुत्र और उसका उत्तराधिकारी होता है तारतार खान। वो अपने आप को दिल्ली के अधीन मान लेता है। वह उसके पास 63 हाथी को भेंट स्वरूप भेजता है बलबन के पास। लेकिन क्या होता है कि चूंकि बलबन ने शुरू से ये देखा होता है कि बंगाल में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसने एक अपने वफादार इक्तेदार को वहां पर नियुक्त किया। उसका नाम था तुगरिल खान। ठीक है, उसका नाम था तुगरिल खान। तारतार खान को हटाकर तुगरिल खान को
गद्दी पर बैठा दिया जाता है वहां पर। लेकिन क्या होता है, तुगरी खान 1279 में वहां पर विद्रोह कर देता है। इससे बलबन को बहुत धक्का लगता है कि उसका एक ये ऐसा पहला विद्रोह होता है कि उसके विश्वास पात्र ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया होता है, और इसके लिए वो फिर अवध के जो सूबेदार होता है, उसका नाम होता है अमीन खान, उसको भेजता है। इस तरह से अमीन खान को भेजता है, और अमीन खान जा करके वहां पर परास्त हो जाता है और वापस आता है। तो बलबन को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसको अयोध्या के फाटक पर ही मार करके लटकवा दिया जाता है। इस तरीके से उसने फिर दूसरा दूसरा दूसरे को भेजता है, उसका नाम होता है शहाबुद्दीन। इस तरह से 2-3 वहां पर इक्तेदारों को भेजता है। सब परास्त होकर के जब वापस आ जाते हैं, तब उसका धैर्य जवाब दे जाता है, और बलबन स्वयं देखिए 80 वर्ष की अवस्था में वहां पर जाता है बंगाल, और उसके विद्रोह को दबाता है। किस और बड़ी निर्दयता से, आपको मैं बताऊं, बड़ी निर्दयता से इसको तुगरिल खान को जंगलों में छिपा बैठा होता है, उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ के उसको मार के उसके साथ जितने भी लोग उसका सैनिक होते हैं, उसके साथ देने वाले लोग होते हैं, बताया जाता है कि 2 मील तक उन्हें मार करके लटका दिया जाता है। कितना भयभीत करने वाला वो दृश्य होता है। बताते कितने लोग वहां पर बेहोश हो गए थे इस दृश्य को देख करके। तो और अपने पुत्र को भी ये कहता है, वो बुगरा खान उसको ये बोलता है कि देखो, मैंने इस तरीके का उदाहरण पेश किया, अगर कोई भी इस तरीके से करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। तो कहीं ना कहीं वो बुगरा खान को वहां पे नियुक्त करता है, और उसको भी ये चेतावनी दे करके आता है कि ऐसा विद्रोह बिल्कुल, अगर कोई विद्रोह होगा तो ऐसा ही उसके साथ किया जाएगा। तो इस तरीके से वो चेतावनी देता है। बहुत ही निर्ममता पूर्वक बंगाल का विजय की जाती है, उस विद्रोह को दबा दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, अब हम चलते हैं मंगोल आक्रमण की तरफ, उसको किस तरह से बलबन हैंडल करता है। बलबन के शासनकाल में मंगोल आक्रमण का भय सर्वदा बना रहा। इसके लिए उसने क्या किया था, शेर खान को नियुक्त किया था उत्तर पश्चिम सीमा का रक्षक। लेकिन शेर खान से भी उसका विवाद हो जाता है। मैंने पहले बताया, उसको जहर देके वो मरवा देता है। इसके विषय में देखिए, प्रोफेसर हबीबुल्ला और आदर्शवादी लाल श्रीवास्तव, इन दोनों का कहना है कि वो एक महान रक्षक था उत्तर पश्चिमी सीमा का, और उसने मंगोलों से सदैव रक्षा की, बलबन की शासन की। ठीक है, लेकिन के निजामी इसका इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई युद्ध का वर्णन नहीं मिलता कि मंगोलों से उसने सीधा युद्ध किया हो। और मिन्हास और सिराज भी इसके बारे में, किसी भी युद्ध के बारे में ऐसा वर्णन नहीं करते हैं। ऐसा कहना होता है कि ए निजामी का। ये सब नेम आप नोट करते जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण हम देखते हैं शेर खान का इस तरीके से होता है, और वो मरवा दिया जाता है बलबन के द्वारा विवादों के कारण। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या हुआ। बलबन जो है 1270 में, चाहे आक्रमण हुए या नहीं हुए, ये एक विवादास्पद विषय है, लेकिन 1270 में वो लाहौर गया। 1270 में बलबन लाहौर जाता है, और वहां पर जाके उसने किलों का निर्माण कराया। ठीक है, लाहौर में किलों का निर्माण कराया और उसको 2 भागों में बांटा। वहां पर देखिए, सबसे पहले दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान का क्षेत्र। मुल्तान का क्षेत्र देता है शहजादा मोहम्मद को। ठीक है, और यहाँ पे लिख देती हूँ, शहजादा मोहम्मद को नियुक्त करता है इस क्षेत्र का इक्तेदार। और सुमन, समाना और उच्च, यहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है बुगरा खान, जो कि उसका दूसरा पुत्र होता है। ठीक है, इसको नियुक्त करता है बुगरा खान को। और जब बंगाल आक्रमण जब होता है, तो वहां पर जब बुगरा खान को नियुक्ति दी जाती है, तो इन सब पूरे क्षेत्र का किलेदार जो है नियुक्त कर दिया जाता है, या सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है शहजादा मोहम्मद को। तो इस तरीके से अपने उत्तर पश्चिम सीमा पर वो नियंत्रण रखता है बलबन। तो मंगोल आक्रमण होता है 1286 ईस्वी में, और सेना से घिर जाने के कारण शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, जो कि बलबन के लिए और दिल्ली सल्तनत की बड़ी क्षति होती है। बड़ा योग्य पुत्र था ये शहजादा मोहम्मद। इसी के समय अमीर हसन ने अपना जो कवि अमीर हसन होते हैं, उन्होंने अपना काल प्रारंभ किया होता है, अपना काम यहाँ से प्रारंभ किया होता है। फिर फारसी के महान कवि होते हैं शेख सादी, उनको भी ये निमंत्रण देता है शहजादा मोहम्मद। इस तरीके से वो विविध आयामों में उसकी योग्यता होती है शहजादा मोहम्मद। लेकिन एक बड़ी क्षति होती है इस समाचार को सुनकर कि उसका पुत्र अब नहीं रहा। इसी के बाद वो बीमार रहने लगता है, हम देखते हैं बलबन भी, और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है 1 वर्ष के भीतर ही। अब हम देखते हैं बलबन का मूल्यांकन। देखिए, बलबन का मूल्यांकन ठीक है, बलबन का मूल्यांकन अब देखते हैं। तो डॉक्टर A L श्रीवास्तव ने इसके 2 दोष बताए हैं। ठीक है, डॉक्टर A L श्रीवास्तव श्रीवास्तव ने इसके 2 दोष बताए हैं। पहला दोष है कि वो धर्मांध प्रवृत्ति का था। ठीक है,
धर्मांध प्रवृत्ति का था, और दूसरा उसमें रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था। ठीक है, ये इन्होंने ये बात कही है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, जो प्रोफेसर हबीबुल्ला होते हैं, प्रोफेसर हबीबुल्ला, प्रोफेसर हबीबुल्ला का कहना है भारतीय राजनीति में भारतीय मुसलमानों का चयन नहीं किया गया। ठीक है, भारतीय मुसलमानों का चयन नहीं, ये इनका कहना है। नेक्स्ट हम देखते हैं के निजामी साहब क्या बोलते हैं। देखिए, जो सबसे ज़्यादा आलोचना की है अगर किसी ने बलबन के शासन की, तो वो के निजामी ने ही की है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि बलबन का शासनकाल शांति और सुरक्षा का शासनकाल था। उसने शांति और सुरक्षा स्थापित की, सुल्तान की जो प्रतिष्ठा जा चुकी थी वो इसने स्थापित किया। ये दो चार बातों के अलावा उसने सभी चीज़ों में के निजामी साहब ने सभी चीज़ों में बलबन की आलोचना की है। जैसे कि उसने राजस्व व्यवस्था में किसी भी हिंदू को नियुक्त नहीं किया, किसी भी योग्य हिंदू को उसने अपने शासन सत्ता में नहीं लिया, किसी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्ति नहीं दी गई, जिसके वजह से योग्यता का अभाव रहा। और इसी वो तो ये भी कहते हैं कि बलबनी वंश का जो अंत हुआ वो इसी की खोखली राजनीति का शिकार हुआ, बलबन की खोखली राजनीति का शिकार हुआ। क्योंकि हम देखते हैं बलबन की मृत्यु के पश्चात कै खुसरो और कैकुबाद, ठीक है ना, कैकुबाद और कै खुसरो ये दोनों आते हैं, और 3 साल के अंदर ही हम देखते हैं कि किस तरह से जलालुद्दीन खिलजी इसको समाप्त करके, बलबन इसके वंश को समाप्त करके वो गद्दी पर बैठ जाता है, बलबनी वंश का अंत हो जाता है इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि के निजामी ने ये वाली बात बोली है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि विभिन्न पदों पर उसने योग्यताओं को चयन न करके उसने तुर्क नस्लवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है ना, ये के निजामी का ही कहना है कि तुर्क नस्लवाद को बढ़ावा दिया था। देखिए, ये सारी कमियां तो हैं बलबन के शासनकाल की, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ तो है, उसने जो किंगशिप थ्योरी दी, उसने जो सुल्तान की प्रतिष्ठा को वो जो वापस ले आया, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, जो कि सुल्तान की प्रतिष्ठा जो समाप्त हो चुकी थी उसको पुनः स्थापित किया था। इतिहासकार बर्नी भी कहता है कि इतिहासकार बर्नी बोलता है कि जो सुल्तान की प्रतिष्ठा का अभाव दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है, उसका संस्थापक जो है बलबन को ही माना है उसने। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा, मंगोल आक्रमण को भी उसने रोका। कम से कम हम उसको इतना तो श्रेय दे ही सकते हैं कि लाहौर तक उसने अपना शासन बनाए रखना, लाहौर तक उसने अपना अधिकार बनाए रखना। लाहौर के इधर यानी कि लाहौर के पूर्व की तरफ मंगोलों का आक्रमण नहीं होने पाया। तो इस चीज़ का श्रेय हमें हमें दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेवो और मेवातियों का भी विद्रोह हम देखते हैं, उसको किस तरीके से उसने दबाया। हालांकि उसकी धर्मांधता की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि इतने निर्दयतापूर्वक उसने सभी का कत्लेआम मचा दिया था। ये इन सब चीज़ों का आलोचना किया जाता है, लेकिन उसके एवज में हम देखते हैं कि उसने दिल्ली की प्रजा को, आसपास के लोगों को एक सुरक्षित राजमार्ग और व्यापारों के लिए, व्यापारियों के लिए जो जरूरी होती थी चीज़ें, वो उसको उसने स्थापित की थी। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, सेना के संगठन में उसने एक कोई ऐसा तो किया, लेकिन हाँ, जो फखरुद्दीन था उसके कहने पे उसने अपनी जो भी योजनाएं थी उसको वापस ले लिया था, जिसकी वजह से ये चीज़ें सफल नहीं हो पाई, आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि एक मजबूत सेना का गठन उसने किया था।